नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ मुद्दों को। पहला टॉपिक है चार धाम परियोजना से संबंधित। न्यूज़ में क्यों रहा? तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने 26 मई 2020 को चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में जो 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है जो वहाँ पे बनाई गई थी, इसलिए न्यूज में है। इस सुरंग से क्या होगा कि चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के लिए समय की काफ़ी बचत होगी। तो 3 जगहों से जुड़ा हुआ है, ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऋषिकेश धारासू रोड पर व्यस्त चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ भी की है और इसे महामारी के दौरान राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि करार दिया। एक खास बात रही है कि BRO ने पूरे कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए अपने कामों को रोका नहीं है। तो ये काफ़ी तेज़ी से, और जब से BRO खैर इस पूरे पिछले कई सालों से देखा जाए तो BRO ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। पूरी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं उसके अंतर्गत अरुणाचल हो या हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन सब जगहों पर काफ़ी ज़्यादा रोड्स डेवलप किए गए हैं और भारतीय सेना के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है कि अब हमारी सैन्य क्षमताएँ इससे बढ़ गई और हम बहुत सारी चीज़ों को बॉर्डर तक ले जा सकते हैं, हैवी आर्टिलरीज को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना से चंबा में भीड़भाड़ से राहत मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। नितिन गडकरी जी ने और भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना निर्धारित समय से 3 महीने पहले अक्टूबर में पूरी होगी। ठीक है, अभी पूरी तो नहीं हुई है, अभी इसका उद्घाटन किया गया है। चारधाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर, कितना 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। गंगोत्री और बद्रीनाथ से लगे 250 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है, BRO को। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है कि नवीनतम जो ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया गया इसके निर्माण में सुरंग के। नितिन गडकरी ने कहा कि यह इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो नवीनतम जो है ऑस्ट्रिया नहीं। नितिन गडकरी ने कहा कि निर्धारित तिथि से 3 महीने पहले अक्टूबर 2020 में यातायात शुरू हो जाएगा। तो जैसा पहले भी बताया गया कि 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है BRO के जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, उन्होंने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि BRO ने सुरंग के उत्तरी छोर पर काम जनवरी 2019 में शुरू किया, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और क्षतिपूर्ति मुद्दों के कारण दक्षिण छोर पर अक्टूबर 2019 के बाद ही काम शुरू हो सका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह क्या हैं, महानिदेशक हैं BRO के। नेक्स्ट है BRO लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 900 किलोमीटर लंबी चारधाम परियोजना के तहत गंगोत्री, बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों की जाने वाली 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। और ये थोड़ी सी कॉमन बातें भी बोली गई हैं कि यातायात की गति को सुचारू रूप बनाने, भीड़भाड़ को कम करने, चंबा शहर तक पहुंचने में बेहतर बनाने के साथ ही चारधाम यात्रा के लिए आवाजाही को आसान बनाने को और आर्थिक समृद्धि में मदद मिलेगी इस सुरंग के माध्यम से, ये गडकरी जी ने कहा है। नेक्स्ट है चारधाम मार्ग जो है वो ऑल वेदर एक्सप्रेस वे यानी 12 मास जिस पे काम हो सके, उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित एक हाईवे परियोजना है। इसके अंतर्गत राज्य में स्थित चारधाम तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत कम से कम 10 से 15 मीटर चौड़े 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है, कुल 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा और जिसका दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित, चर्चा में क्यों है आइए देखते हैं।
जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इसने भारत में श्रम कानूनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में राज्यों को स्पष्ट संदेश देने का आग्रह भी किया है। क्या हुआ है हाल ही में, तो देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन, जो श्रमिक संघ हैं, उन्होंने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को ILO के समझ उठाया था। ठीक है, साथ ही इस विषय पर ILO से हस्तक्षेप की मांग भी की थी। क्या रहा है मुद्दा, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको उठाया गया था? तो अभी कुछ चीज़ें हुई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति का हवाला देते हुए 2 से 3 वर्षों के लिए बड़ी संख्या में श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया, हटा दिया गया है। रीजन क्या रहा है? ये कहा गया कि कोविड-19 के इस दौर में श्रम कानूनों को थोड़ा सा कमज़ोर करने की ज़रूरत है। उतना स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर कंपनियों को नुकसान हो रहा है और इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कोविड-19 में आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है, इसलिए लेबर लॉज में थोड़ी सी ढील दी गई है। आइए देखते हैं श्रम कानूनों का अर्थ क्या है और भारत में श्रम कानून कैसे है। श्रम कानूनों का अभिप्राय कानून के उस खंड से होता है जो रोजगार, पारिश्रमिक, कार्य की शर्तों, श्रम संघों और औद्योगिक संबंधों जैसे मामलों पर लागू होते हैं। श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं, इस कारण श्रमिकों के लिए बनाए गए विधान सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं। ठीक है, श्रम जो है वो भारतीय संविधान की कंकरेंट लिस्ट में है, उसका विषय है। कंकरेंट लिस्ट के विषय पे दोनों राज्य और संघ दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ यानी केंद्र का कानून प्रभावी होता है राज्य के कानून पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल श्रम कानून को लागू कर सकते हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। एक और बात है कि अनुमान के अनुसार देश में श्रम से संबंधित 200 से अधिक राज्य कानून है और 50 केंद्रीय कानून है। हालांकि इसके बावजूद देश में श्रम कानूनों की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। इतने कानून होने के बाद भी कोई निर्धारित परिभाषा अभी तक नहीं है। सामान्य तौर पर भारतीय श्रम कानूनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है कार्य स्थिति से संबंधित श्रम कानून। नंबर 2 मजदूरी और पारिश्रमिक से संबंधित श्रम कानून। नंबर 3 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम कानून। और नंबर 4 रोजगार सुरक्षा एवं औद्योगिक संबंध से संबंधित श्रम कानून। आलोचना क्यों हो रही है भारतीय श्रम कानूनों की? तो विशेषज्ञ जो हैं वो भारतीय श्रम कानूनों को आमतौर पर इनफ्लेक्सिबल, अनम्य के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भारतीय श्रम कानून के कारण ही कुछ कंपनियां, जिनमें से 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं, ऐसी कंपनियां जहाँ पे लेबर लॉज लागू नए श्रमिकों को रोजगार देने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि फिर उन्हें श्रमिकों को काम से हटाने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिजिड प्रकार का है। तो एक बार अगर रोज़गार दिया जाता है तो उन्हें हटाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये नए लोगों को रोज़गार देने से बचती हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि 10 महीने का एग्रीमेंट हुआ, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ, तो इस तरह से एग्रीमेंट करके वो लंबे समय तक नहीं रखना चाहती, क्योंकि परमानेंट करना फिर PF और इस तरह से बहुत सारे चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उससे कंपनियां बचना चाहती हैं। इसके अलावा श्रमिकों की संख्या भी कम दिखाती हैं कंपनियां, क्योंकि जैसे ही वो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा दिखाएंगी तो उन पर लेबर लॉज ज़्यादा हावी हो जाते हैं। ठीक है, आंकड़े दर्शाते हैं कि श्रम कानूनों की अनम्यता के कारण ही देश के संगठित क्षेत्रों में भी औपचारिक अनुबंध के बिना श्रमिकों को रोजगार देने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इसके कारण एक और तो संगठन के विकास में बाधा आती है, तो दूसरी श्रमिकों को भी रोजगार सुरक्षा प्रदान नहीं होती। यह भी तर्क दिया जाता है कि देश में इस प्रकार के कानूनों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके कारण अक्सर अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत सारे कानून हैं तो अलग अलग कानून अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं और इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा कानून होना समस्या क्रिएट करता है। एक और चीज़ है कि अगर इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो और उन्हें आसानी से लागू किया जा सकेगा, अगर कम होगी तो कंपनियां बाजार के अनुरूप विस्तार कर सकेंगी। ठीक है, और औपचारिक अनुबंध करने में सक्षम होगी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। तो कानूनों की संख्या, जैसे हम लोगों ने देखा कि राज्यों में 200 और केंद्र में 50, 250 से अधिक कानून हैं, तो इन कानूनों को कम करने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी हाल में क्या परिवर्तन हुआ है? तो कोविड-19 महामारी के बीच उत्पादन और मांग में कमी होने के कारण देश के अधिकांश उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कई सारे उद्योगों में नुकसान हुआ है, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना एक समस्या बन गया है। अब इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, गुजरात जैसे,
इन लोगों ने क्या किया है कि अपने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव कर दिए हैं और उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। तो इसी को लेकर के मुद्दे बन गए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि सदन अभी चल नहीं रहा था, इसलिए अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। हालांकि बंधुआ मजदूरी, बच्चों और महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। बच्चों और महिलाओं से नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम जो है कि बच्चों का कहाँ पे नियोजन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, महिलाएं रात को काम करेंगी या नहीं करेंगी। इसके अलावा वेतन संबंधित जो मामले हैं उन सबको छूट दी गई है, मतलब उन सबको निलंबित नहीं किया गया, वो सब अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ 35 कानून शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है, मतलब हटा दिए गए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी अगले 1000 दिनों के लिए कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश द्वारा किए गए बदलावों के अनुसार नियोक्ता अपने कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में कार्य की अवधि 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 12 घंटे तक काम हो सकता है। सप्ताह में ओवरटाइम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। 72 घंटे सप्ताह में ओवरटाइम भी करवाया जा सकता है। वहीं श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो जो कंपनियां उनको थोड़ी सी दंड में भी छूट प्रदान की गई है। जैसे बहुत सारे आपके पास अगर कोई कंपनी है और उसने बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं किए हैं, फिर भी वो कंपनियां चालू रह सकती हैं। इस समय ऐसे कुछ कानून आ गए हैं कई सारी जगहों पर। विभिन्न श्रम संघों ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि यदि इन निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है तो श्रम कानूनों के मामले में भारत तकरीबन 100 साल पीछे चला जाएगा, ऐसा मानना है। लेकिन इस समय कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं कोविड-19 के दौर में, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेज़ी से रिसेशन के दौर से गुजर रही है, तो उससे बचने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो एक तरफ तो ठीक है, लेबर्स के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर ख़राब रहेगी देश की तो लेबर्स के लिए भी समस्या हो जाएगी। आने वाले समय में रोजगार की संकट पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें भी लागू रहना चाहिए, थोड़ा सा छूट जरूरी है। नेक्स्ट है, विभिन्न विशेषज्ञों ने राज्य सरकारों के इस निर्णय को श्रमिकों के शोषण हेतु सक्षम वातावरण निर्मित करने के कदम के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो लेबर्स के यानी श्रमिकों के शोषण के लिए एक उचित वातावरण प्रदान कर रही हैं और उनका शोषण बढ़ेगा। श्रम कानूनों का निलंबन राज्यों में श्रमिकों के लिए गुलाम जैसी परिस्थितियों को जन्म देगा, जो स्पष्ट रूप से श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को श्रमिक वर्ग पर गुलामी की स्थिति लागू करने के लिए एक क्रूर कदम करार दिया। वही बातें बार बार कही गई हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और श्रम कानून देखते हैं। तो ILO जो है संयुक्त राष्ट्र संबंध एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ठीक है। ILO का आधार क्या है? त्रिपक्षीय सिद्धांत है इसका, जिसके तहत संगठन के भीतर आयोजित होने वाली वार्ताओं में सरकारों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों की नियोक्ताओं को एक मंच पर लाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में महामंदी आदि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य किया है अब तक, ठीक है। तो ये था श्रम संगठन से संबंधित जो मुद्दे भी न्यूज में रहे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ई-कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से संबंधित न्यूज है। चर्चा में क्यों रहा है? तो द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CCI, इसने क्या किया है? गूगल के खिलाफ एक शिकायत की जांच कर रहा है। शिकायत क्या है? गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वह देश में अपने मोबाइल भुगतान ऐप को, जो गूगल पे है, उसके गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। क्योंकि जितने भी प्ले स्टोर्स और इन सब चीज़ों के मामले हैं वो सब गूगल के माध्यम से ही शो करते हैं। तो क्या करता है गूगल कि अपने जो गूगल पे अकाउंट है या गूगल पे जो एप्लीकेशन है उस ऐप को ज़्यादा बढ़ावा देता है कंपैरिजन टू पेटीएम, फ़ोनपे और इन सब के। तो उसको लेकर के कहा गया है कि अपनी मजबूती का यानी अपनी जो उसकी ताकत है गूगल की अपनी, उस ताकत का दुरुपयोग करते हुए वो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में अपनी चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। इसी की जांच कर रहा है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल अपने ऐप स्टोर में गूगल पे ऐप को अधिक प्रमुखता से दिखाता है, जो इसे अन्य प्रतिद्वंदी कंपनियों के ऐप की तुलना में अनुचित बढ़त प्रदान करता है। अब होगा क्या, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में गूगल पे की मोनोपोली आ जाए। इसलिए कंपटीशन हमेशा मार्केट में बना होना चाहिए, ये कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की प्रतिबद्धता बनी हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल के इस व्यवहार से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है।
गूगल के खिलाफ ये शिकायत फरवरी 2020 में दायर की गई, परंतु अभी तक सीसीआई ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी है। उसने ये नहीं बताया कि शिकायत किसने की है। सीसीआई द्वारा गूगल के इस मामले के बारे में सूचित कर दिया गया है, हालांकि गूगल ने अभी इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा है। अब देखते हैं गूगल पे क्या है। यह गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल भुगतान ऐप है, मोबाइल पेमेंट ऐप। यह ऐप उपभोक्ताओं के एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बिल जमा करने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में इसका मुकाबला सॉफ्टबैंक समर्थित जो पेटीएम है और वॉलमार्ट के फोन पे जैसे ऐप से है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐप हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं लगातार। वर्तमान में सीसीआई के शीर्ष अधिकारियों द्वारा गूगल पर लगे इन आरोपों की समीक्षा की जा रही है। सामान्यतः ऐसे मामलों में दूसरे पक्ष जो है को सीसीआई के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा और उसके पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी। आरोपों की समीक्षा के बाद सीसीआई इसकी व्यापक जांच हेतु मामले को किसी जांच इकाई को दे सकती है अथवा इसे रद्द भी की जा सकती है। तो अभी इसकी जांच जारी है। भारत में गूगल के खिलाफ अविश्वास का यह तीसरा बड़ा मामला है। वर्ष 2018 में सीसीआई ने गूगल पर ऑनलाइन सर्च में पक्षपात करने के मामले में 136 करोड़ का जुर्माना लगाया था। हालांकि गूगल ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। ठीक है, पिछले वर्ष भी सीसीआई ने गूगल पर एक अन्य मामले में जांच प्रारंभ की थी, जिसके तहत लगाए गए आरोपों के अनुसार गूगल मोबाइल निर्माता कंपनियों द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है के वैकल्पिक संस्करणों को चुनने की क्षमता को कम करने के लिए बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का प्रयोग करता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में मोबाइल और अन्य तकनीकी के विकास के साथ डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2019 में भारत का डिजिटल भुगतान बाजार कितना रहा है, तो 64.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का जो डिजिटल भुगतान बाजार है वो 20.2% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बढ़त के साथ लगभग 135.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो 2023 तक जो भारत का डिजिटल भुगतान है वो 135.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। साथ ही इसी दौरान वैश्विक स्तर पर भी भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 1.56% से बढ़कर के 2.20% हो जाएगी 2023 तक। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। एक बार में अगर ना समझ में इसे रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री मेंस दोनों पर्पस है, इसलिए आप लोग इसको एक बार और देखिए और इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। साथ ही जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे समय पर। थैंक यू वेरी मच।